चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की एक सबसे उलझी हुई और दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है जाति और लोकतंत्र के उस गहरे रिश्ते की जो अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। तो जब भारत एक लोकतंत्र बना तो इसकी शुरुआत ही एक बड़े अंतर विरोध के साथ हुई। एक तरफ तो थे बड़े बड़े आदर्श, सबके लिए बराबरी, आज़ादी और न्याय का वादा, और दूसरी तरफ थी समाज की वो कड़वी सच्चाई, जाति का वो सदियों पुराना कठोर ढांचा। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस समस्या को सीधे सीधे एड्रेस किया। उन्होंने संविधान में ऐसी बातें लिखीं जो जाति व्यवस्था की जड़ों पर ही चोट करती थीं। जैसे कि आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, या आर्टिकल 15 जो जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गलत ठहराता है, और हाँ, आर्टिकल 17 जिसने छुआछूत को ही खत्म कर दिया। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थी, बल्कि एक नए भारत को बनाने के पावरफुल टूल्स थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब करोड़ों लोगों को वोट देने का हक मिला। सबने सोचा था कि लोकतंत्र आने से जाति खत्म हो जाएगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। जाति खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने राजनीति का एक नया चोला ओढ़ लिया। और यहीं से शुरू हुआ वोट बैंकिंग का खेल। पार्टियां और नेता ये समझ गए कि अगर किसी एक जाति के वोट एक साथ मिल जाएं, तो चुनाव जीतना कितना आसान हो जाता है। तो बस जाति एक वोट बैंक बन गई। आपकी जाति में जितने ज्यादा लोग, आपकी राजनीतिक ताकत उतनी ही ज्यादा। इसी राजनीतिक जागृति ने उन दबे कुचले समुदायों को एक मजबूत आवाज दी, जिन्हें सदियों से खामोश रखा गया था। ये सत्ता के समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव था, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। तो कुल मिलाकर समाज में बदलाव लाने के लिए दो बड़े रास्ते अपनाए गए। पहला रास्ता था राजनीतिक, अपनी जाति के नाम पर एकजुट होकर वोट देना और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी लेना। और दूसरा रास्ता था संवैधानिक, यानी आरक्षण की व्यवस्था, जिससे पिछड़ी जातियों को पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में मौके मिल सकें। अच्छा, तो अब ये दोनों रणनीतियां दशकों से चली आ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? क्या राजनीतिक ताकत मिलने से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई? और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि इतनी सारी नीतियों और राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत में सोशल मोबिलिटी, यानी लोगों का अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति से ऊपर उठ पाना, आज भी बहुत बहुत ही कम है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0.70 से 0.91। ये नंबर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसकी कहानी बहुत गहरी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिखाता है कि किसी जाति समूह की पिछली पीढ़ी की जो शैक्षिक हैसियत थी, वो आज भी उनकी हैसियत को कितना ज्यादा प्रभावित करती है। ये नंबर जितना 1 के करीब होता है, उसका मतलब है कि बदलाव उतना ही कम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 0.91 का मतलब है कि हालात लगभग जस के तस हैं। और ये ग्राफ उसी कहानी को तस्वीर के जरिए दिखाता है। ये असल में दिखाता है कि हकीकत में क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं कि SC by ST पुरुषों ने उच्च शिक्षा में थोड़ी बहुत तरक्की की है, लेकिन महिलाओं और खासकर मुसलमानों के लिए ये चढ़ाई कहीं ज्यादा मुश्किल रही है। सबके रास्ते अलग अलग रहे हैं और बराबरी अभी भी बहुत दूर है। अब भारत का ये जो इतना जटिल सामाजिक ताना बाना है, जिसमें इतनी जातियां और धर्म हैं, इसके लिए धर्मनिरपेक्षता का एक बिल्कुल अलग मॉडल चाहिए था। पश्चिम वाला मॉडल यहाँ काम नहीं कर सकता था। देखिए, वेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार और धर्म के बीच एक मोटी दीवार है, दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। यहाँ सरकार और धर्म के बीच पूरी तरह से अलगाव नहीं है, बल्कि सरकार सभी धर्मों से एक बराबर दूरी बनाकर रखती है और सबको एक जैसा सम्मान देती है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या सैद्धांतिक दूरी। इसका मतलब यह है कि सरकार आमतौर पर धार्मिक मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन अगर बराबरी या न्याय का सवाल हो, जैसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी हो, तो सरकार दखल दे सकती है। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है। और इस सोच की जड़ें कहाँ हैं? वो है सर्वधर्म समभाव के विचार में। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरे धर्मों को बर्दाश्त कर लें, नहीं। इसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखना, और यही सोच भारतीय सेक्युलरिज्म की असली बुनियाद है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं, और इससे हमारे सामने भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा विरोधाभास उभर कर आता है, सशक्तिकरण और उसकी कीमत।
तो एक तरफ तो तस्वीर बहुत अच्छी है, जाति के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी ने उन लाखों लोगों को आवाज दी जो सदियों से हाशिए पर थे। दलितों को, ओबीसी को, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिली। इससे हमारा लोकतंत्र ज्यादा समावेशी बना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही तरीका कई बार भ्रष्टाचार की जड़ बन गया। एम्पावरमेंट का फायदा अक्सर जाति के कुछ बड़े नेता ही उठा ले गए। एक ऐसा पॉलिटिशियंस का क्लास बन गया जिसे जनता के विकास से ज्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र थी। इससे समाज में बंटवारा और भी गहरा हो गया। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी की ये बात इस पूरी दुविधा को बहुत अच्छे से समझाती है कि जिस जाति ने लोगों को ताकत दी, उसी का इस्तेमाल अक्सर निजी फायदे के लिए किया जाने लगा। मतलब जो हथियार आज़ादी के लिए था, वो खुद एक बंधन भी बन सकता है। तो आखिर में हम एक बड़े और अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है कि जब पहचान ही सत्ता तक पहुंचने की चाबी बन जाए, तो क्या कोई समाज कभी उस पहचान से ऊपर उठ सकता है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।